ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बेटा आज हम लोग आरबीएससी के हिंदी मीडियम का थोड़ा सा फिर आगे लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट 2 वीडियोस जो डाली हैं उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, किस तरीके से होता है। फिर उसमें हम लोगों ने कायिक प्रवर्धन पढ़ा और कायिक प्रवर्धन के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा और पत्र कलिकाओं के द्वारा, जन्नांगों के द्वारा किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, कृत्रिम मतलब वो विधियां जो मानव निर्मित है, यानी मानवकृत, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। वो विधियां जो किसके द्वारा निर्मित है? मनुष्य के द्वारा निर्मित है। जो वो विधियां जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है उसको हम लोग बोलते हैं मानवकृत या मनुष्यकृत विधियां। ठीक है, अब मनुष्यकृत विधियों के अंदर आप लोगों को इसमें 3 विधियां पढ़नी है। आप लोगों के कोर्स के अंदर 3 मेथड्स दिए हुए, ठीक है, कि भाई कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आप लोगों के कायिक प्रवर्धन होता है। तो सबसे पहले आता है कटिंग, कर्तन। कटिंग का मतलब होता है काटना। काटना क्या मतलब होता है बेटा? काटना। ठीक है, अब काटने की अगर हम लोग बात करें तो कटिंग जो वो 2 टाइप का होता है। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, कटिंग के अंदर प्लांट को या पौधे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और काटने के बाद जो टुकड़े हैं उनको जमीन में उगा दिए। आई बात समझ में? अब एक चीज के अंदर 2 टाइप का होता है। पहला आता है स्तंभ कर्तन, स्टैम्प कटिंग, स्तंभ कर्तन या स्टैम्प कटिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कोई पौधे का तना है, ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और इन टुकड़ों को आपने क्या कर दिया, जमीन में उगा दिया। आई बात समझ में? बस स्टैम्प कटिंग के अंदर केवल स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और जमीन में उगा दिया जाता है। आई बात समझ में? ये किसमें देखने को मिलता है? अंगूर, अनार, गुलाब आदि। ठीक है, अंगूर, अनार, गुलाब इनमें देखने को मिलता है। दूसरा आता है आपका मूल कर्तन। सुनिएगा, मूल शब्द से मूल आप लोग कहते हैं जड़ को। किसको बोलते हैं? जड़ को। यानी यहाँ पर तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा था, तो इसमें किसको काटा जाएगा? जड़ को। जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को आप लोग अलग अलग जगहों पर उगा दो। ठीक है, और उससे नया पादप निकलने लगेगा। ये क्या होता है आप लोगों का? मूल कर्तन। ये क्या होता है आप लोगों का? मूल कर्तन। क्या होता है? मूल कर्तन। ठीक है, अच्छा, ये किस किस में देखने को मिलेगा? नींबू, अमरूद, सेब, चेरी। ठीक है, इनमें देखने को मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये तो ठीक है हम लोग शब्द से समझ गए, ठीक है ना। दाब लगाना। दाब लगाना मतलब आप लोग फोर्स कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने पौधा लिया, उसकी एक शाखा को आप लोगों ने दबा दिया मिट्टी में, दाब लगा दिया। ठीक है ना, दाब लगाना। तो दाब लगाना मतलब इसे आप लोग क्या बोलते हो? लेयरिंग। लेयरिंग मतलब उसको उसके ऊपर कोई मिट्टी की परत जमा दी। ठीक है ना, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? दाब लगाना। अब यहां से फिर क्या होगा? यहां से अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी, ये जड़ें निकलेंगी और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पहला आता है आप लोगों का टीला दाब। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला आता है आप लोगों का कौन सा? टीला दाब। माउंट लेयरिंग। कौन सा होता है? माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग जो होती है वो चमेली और मोगरा में दिखाई देती है। किस तरीके से होता है वो सुनिएगा, किस तरीके से होता है वो सुनिएगा। माना कि ये कोई पेड़, ठीक है, ये इसकी शाखा है, ये इसकी शाखा है। हम लोगों ने क्या किया कि जो इसकी शाखा है ना, इसको इस तरीके से मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, इस शाखा को इस तरीके से क्या कर दिया, इस शाखा को हम लोगों ने क्या कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। और यहाँ से क्या है, नई जड़ें निकलने लगेंगी। यहाँ से क्या है, नई जड़ें निकलने लगेंगी और इनको आप लोग बोलते हो क्या? अपस्थानिक कलिका। क्या बोलते हो आप लोग? अपस्थानिक कलिका। यानी कि यहाँ से अब नई जड़ें निकलने लगेंगी, अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगेंगी। ठीक है, जैसे ही अपस्थानिक कलिकाएं निकली, अब सुनना बेटा, टीला दाब के अंदर आप क्या करते हो? अपस्थानिक कलिकाएं निकली, निकलने के बाद जैसे यहाँ से नया पौधा निकलता है, आप इसको यहाँ से कट कर देते हो, तोड़ देते हो, तो इससे क्या हो जाएगा? नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी कि इसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें हम लोग किसी भी पौधे को जमीन में दबाकर और उससे नया पौधा बनाते हैं। और इसे आप लोग, इसका नाम क्या है? टीला दाब। क्या नाम है इसका? टीला दाब विधि। क्या नाम है? टीला दाब विधि। दूसरा है आता है आप लोगों का वायु दाब या गुट्टी दाब लगाना। वायु दाब या गुट्टी दाब लगाना, इसमें क्या होता है सुनिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा टीला दाब और वायु दाब के अंदर।
जिसे आप लोग एयर ग्राफ्टिंग भी बोलते हो या एयर लेयरिंग भी बोलते हो, ठीक है। एयर लेयरिंग के अंदर देखो क्या होता है, माना ये कोई पौधा है, ठीक है, बोलो आप, नहीं तो इसमें माना ये कोई पौधा है, आई बात समझ में। अब ये पौधे के अंदर देखो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने क्या किया कि इसकी शाखा के साथ में कोई नई शाखा जोड़ दिया, और ऊपर क्या है कि रस्सी की मदद से एक मटका लटका दिया था, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर निकलता रहता है। आई बात समझ में। जब इससे अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी, नए पादप का निर्माण होगा, तो यहाँ से कट करके इसको नीचे लगा दिया जाता है। आई बात समझ में। यानी वायु के अंदर आप लोगों ने किसी भी पौधे के ऊपर दबाव लगा दिया, वायु दाब, ठीक है, टीला दाब, मिट्टी में दबाने के बाद जब उसके अंदर दाब लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, टीला दाब। और वायु के अंदर जब लगाने के बाद बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वायु दाब विधि, ठीक है। फिर आता है ग्राफ्टिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रोपण में क्या करते हैं हम लोग, सुनना मेरी बात। आप लोगों ने क्या किया, किसी भी एक पौधे का ये भाग, ठीक है, ऊपर, और अब जो ऊपर वाला भाग है उसे तो आप लोग बोलते हो कलम, उसे आप लोग क्या बोलते हो, कलम, सियोन, इंग्लिश में बोलते हैं सियोन। और नीचे का भाग क्या होता है, स्कंद, स्टॉक। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसके रोपण कि एक पौधे का एक भाग, अब माना कि ये दो अलग अलग पौधे हैं, सुनिएगा, ये कोई पौधा है ए और ये कोई पौधा है बी। अब बी का तो नीचे वाला ऐसा और ए का हमने ऊपर वाला ऐसा, ए का ये ले लिया, बी का ये ले लिया। तो अब बी के ऊपर जब हम लोगों ने ए को जोड़ा तो ये वाला भाग, ऊपर भाग तो कहलाता है आपका कलम, क्या कहलाता है, कलम, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है आपका, स्कंद, क्या कहलाता है आपका, स्कंद। अब दोनों को जोड़कर जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, अपस्थानिक कलिका या नई जड़ें निकलेंगी। जैसे ही नई जड़ें निकलेंगी हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग करके नए पौधे निकलने के बाद इनको क्या करते हैं आप लोग, अलग जगह लगा देते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ओके, अब इसको भी ग्राफ्टिंग को आप लोगों ने 4 विधियों में बांटा गया है। किसके आधार पर, सबसे पहले कई बार आते हैं कि ग्राफ्टिंग को हम लोग 4 विधियों में बांटते हैं। किसके आधार पर, चीरा लगाने के आधार पर, चीरा विधि के आधार पर। अब चीरा विधि क्या होती है भाई, आपने कोई कट लगाया, कट के आधार पर। चीरा विधि क्या होती है बेटा, कट के आधार पर। अब कट के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊं, पहला आता है आप लोगों का जीवारोपण। जीवारोपण की बात करें तो उसमें कट कैसे लगेगा, माना कि ये कोई प्लांट है, एक पौधा है, ठीक है, ये दूसरा पौधा है। अब क्या करेंगे, इसमें जो स्कंद होता है उसमें इस तरीके को वी के आकार का 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा वी के आकार का कट लगाते हैं, ठीक है भाई। वी के आकार का कट लगा दिया यूं। अब स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी, ये रहा। अब ये इस तरीके से बना, तो हमने क्या किया, दूसरा पौधा जो उसके ऊपर भी वी के आकार का लगा दिया, तो दूसरा पौधा क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके के आकार इसके ऊपर कंद को आपने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका जीवारोपण। ये क्या होता है, जीव के आकार का। जीव कैसी होती है, हमारी वी शेप में होती है, तो जीव के आकार का कट लगाया जाता है 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा। फिर आता है आप लोगों का फच्चर रोपण। फच्चर रोपण दूसरा आता है आप लोगों का वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। फच्चर रोपण, इससे पहले वाला समझ में आया बेटा, जीवारोपण यानी कि आप लोगों का कौन सा होता है ये जीवारोपण के अंदर, कि आप लोगों ने इसमें क्या कर दिया, वी के आकार का चीरा लगा दिया। अब आता है आपका फच्चर रोपण। इसमें क्या करते हैं कि दोनों का व्यास, यानी कि जो आपका ये है अपर एरिया है और लोअर एरिया, दोनों का व्यास, दोनों का डायमीटर एक समान है, और दोनों में हम लोग फिर इसमें वी के आकार का चीरा लगाते हैं, बस। फच्चर रोपण में दोनों व्यास दोनों का समान होगा, और आप लोग क्या करोगे, वी के आकार का चीरा लगाओगे, और वी के आकार का चीरा लगाने के बाद क्या हो जाता है आप लोगों का, नॉर्मली हम लोग इसको जमीन में उगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्राउन ग्राफ्टिंग, मुकुट रोपण। थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि जो बेस है आपका स्कंद है, स्कंद का तो बेटा व्यास बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है बहुत चौड़ा होता है, उसके ऊपर एक से अधिक छोटी छोटी कलम लगाई जा सकती है इस तरीके से मुकुट के रूप में, ठीक है। ये है आपकी कलम और ये है आप लोगों का स्कंद और कलम, ठीक है। आई बात समझ में, ये कलम और स्कंद, यानी कि कलम जो है वो एक से अधिक छोटी छोटी कलम लगाई जाती है इसके ऊपर, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मुकुट ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, मुकुट ग्राफ्टिंग, ठीक है। फिर आता है लास्ट आप लोगों का कलिका रोपण। कलिका रोपण में क्या होता है वो सुनिएगा आप लोग,
थोड़ा सा अलग है, बड ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। अभी तक हमने चीरे के आधार पर इसमें कैसा लगाया था, वी के आकार का, यहाँ भी वी के आकार का। यहाँ क्या कर रहे थे कि कम डायमीटर के आप लोग क्या कर रहे थे, यूज में लेते थे। अब कलिका रोपण की हम लोग बात करें तो कलिका रोपण में क्या होता है वो सुनिएगा। कलिका रोपण के अंदर देखो, दो आप लोगों ने सपोज जबकि दो प्लांट ले, ठीक है, एक का भाग है आप लोगों का कलम ऊपर वाला और दूसरा क्या है आप लोगों का स्कंद, ठीक है। हमने क्या किया कि जो स्कंद होता है उसमें टी के आकार का, यूं टी के आकार का चिन्ह लगा देते हैं, आई बात समझ में। और दूसरा इसके ऊपर इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, ये टी के आकार का चिन्ह लगा दिया और इन लोगों को जोड़ दिया, तो ये क्या होती है आपका बड ग्राफ्टिंग या फिर कलिका रोपण विधि। क्लियर है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कृत्रिम कायिक प्रजनन। कृत्रिम मतलब जो मानवकृत, जिसमें जो विधियां मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं पौधों के जनन के लिए। ओके, अब पहला है कर्तन। कर्तन का मतलब क्या होता है, काटना। कर्तन का मतलब क्या होता है, काटना। अब काटने की अगर हम लोग बात करें, कटिंग की अगर हम लोग बात करें तो कटिंग के अंदर क्या होता है, नॉर्मली पहला होता है स्तंभ कर्तन, दूसरा होता है मूल कर्तन। पहला होता है स्तंभ कर्तन, दूसरा होता है मूल कर्तन। स्तंभ में आप लोग क्या कर रहे हो, तने को काट रहे हो, और मूल कर्तन में हम लोग क्या करते हैं, जड़ को काटते हैं, ठीक है। तने को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, काटने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उससे नए पौधे का निर्माण कर दिया। और यहाँ पर मूल कर्तन के अंदर हम लोगों ने इसको जड़ को काट दिया और नए छोटे छोटे भागों में उसका जमीन में उगाने के बाद नए पौधे का निर्माण कर दिया। दाब लगाना, लेयरिंग। दाब मतलब आप किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हो, ठीक है ना। टीला दाब मैंने बताया था, पौधा लिया, पौधे की शाखा जो आप लोगों ने जमीन में दबा दी, जब उससे अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी उसको कट कर दिया, कट करने के बाद उससे नया पौधा बना दिया। वायु दाब हमने क्या किया, वायु हवा के अंदर ही उसको बांध दिया जाता है, ठीक है ना, बाहर ही बांध दिया जाता है। और बाहर बांधने के बाद जब उससे नई कलिकाएं निकलेंगी उसको काट कर अलग करके उगा दिया जाता है। फिर आता है रोपण। रोपण के अंदर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लाकर जोड़ना। तो जो नीचे वाला बेस होता है, आधार भाग होता है, वो कहलाता है उसका स्कंद, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उसका कलम। अब क्या करा कि रोपण को कटिंग के आधार पर, यानी कि चीरा लगाने की विधियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवारोपण, इसमें वी के आकार का चीरा लगाया जाता है, ठीक है ना। पच्चर रोपण, वी के आकार का चीरा लगाया जाता है। मुकुट रोपण के अंदर क्या है, मुकुट रोपण के अंदर देखिएगा कि स्कंद की चौड़ाई तो ज्यादा होती है, लेकिन कलम जो है वो उसके ऊपर एक से अधिक कलम छोटी छोटी चौड़ाई की या कम चौड़ाई की लगाई जा सकती है। फिर आता है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बड ग्राफ्टिंग की बात करें तो बड ग्राफ्टिंग के अंदर जनरली क्या होता है आप लोगों का कि दोनों ही एक समान लंबाई की, दोनों ही एक समान लंबाई की जो बड है, कलिकाएं हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है और इसमें टी के आकार का चीरा लगाया जाता है। किस आकार का चीरा लगाया जाता है, टी के आकार का। ये हो गया आप लोगों का कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया बेटा, कायिक या कृत्रिम कायिक प्रजनन। अब इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक आता है आप लोगों का कि लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन है क्या। मैंने उस दिन आपको पहली क्लास के अंदर ये बताया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि लैंगिक प्रजनन जो है जिसमें दो जनक, जिसमें क्या है, दो जनक एक्टिवली सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और गैमेट बनाते हैं, युग्मक बनते हैं। और युग्मक बनने के बाद में क्या होता है कि युग्मक बनने के बाद में युग्मक संलयन के द्वारा वो जनक क्या करते हैं, आपस में नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर हम लोग कि लैंगिक जनन के लिए पौधों में ऐसी कौन सी चीज है जो लैंगिक जनन में काम आती है, तो एक शब्द आता है पुष्प, एक शब्द आता है पुष्प, फ्लावर। सब लोग इससे बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज है, वेल नोन है, ठीक है ना, आप लोग सब इससे वेल नोन है। फ्लावर, पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, तो पुष्प जो है वह एक रूपांतरित प्ररोह है। पहला वर्ड रूपांतरित प्ररोह। प्ररोह का मतलब रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है बेटा। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, कायिकी प्रजनन की, कृत्रिम कायिकी प्रजनन किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन क्या है कि जिसमें दो या दो से अधिक जनक आपस में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, और भाग लेने के बाद युग्मक निर्माण हो रहा है, युग्मक संलयन की क्रिया हो रही है, वो क्या कहलाता है आप लोगों का लैंगिक जनन। अब बात करें कि पौधों में ऐसी कौन सी संरचना है जो लैंगिक जनन में भाग लेती है, तो इसमें आता है आपका पुष्प। क्या आता है, पुष्प। पुष्प क्या है, रूपांतरित प्ररोह, रूपांतरित प्ररोह मॉडिफाइड, ठीक है। पहले तना था, पत्तियां थी, अब मॉडिफाई होकर क्या बन गया, पुष्प हो गया। अब पुष्प की हम लोग संरचना की बात करें, अगर मैं पुष्प की संरचना की बात करूं
तो नॉर्मली एक फ्लावर का, अच्छा यहाँ पर आप लोगों के दो पार्ट मैंने लिखे होंगे। यहाँ पर एक शब्द आता है अनुदैर्ध्य और एक, अब दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है अनुदैर्ध्य और एक आता है अनुप्रस्थ। दोनों में अंतर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपकी वस्तु है, जब आप वर्किंग प्लेन किसी भी तल के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर उसका काटते हो 90 डिग्री के, तो वो तो कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य। और किसी तल के समानांतर में उसको आप चीरा लगाते हो तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ। तो ये क्या है आपका अनुदैर्ध्य, यानी तल के आप लोगों ने बिल्कुल 90 डिग्री के आकार तक बांटा है, ठीक है ना। अब उसके बात करें, हम लोग किसी की भी संरचना पढ़ते हैं ना बेटा, तो संरचना के लिए हम लोगों को क्या है, बाहर से अंदर की तरफ जाना होता है, ना कि अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो ये है पुष्प जिससे लगा रहता है, वो क्या है? शाखा है। शाखा के ऊपर ये क्या होती है? ये होती है आप लोगों की बाह्य दलाव होते हैं, ठीक है ना, जिसे आप लोग अतिरिक्त दलपुंज भी बोलते हो, हालांकि इनका कोई काम नहीं होता। अब पुष्प शाखा के थ्रू जिस डंठल या जिस लंबी ललिका नुमा संरचना से लगा रहता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? पुष्प ग्रंथ। क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्प ग्रंथ। इस पुष्प ग्रंथ का ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है, जिसे आप लोग पुष्पासन बोलते हो। अब देखो दो शब्दों से मिलकर होता है पुष्प आसन। आसन और बैठने की जगह, जहाँ पर क्या है कि पुष्प के सभी भाग जो हैं वो चिपके हुए रहते हैं, जहाँ पर पुष्प के सभी भाग क्या है? लगे हुए रहते हैं। अब पुष्पासन की तरफ से अगर हम लोग अंदर की तरफ चलें तो एक शब्द आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या है? हरे रंग की वो पत्तियां जो पुष्प को किसमें काम में आ रही है? पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना। दलपुंज ये हरे पौधे में अलग अलग रंग की होती है बेटा। इनका काम क्या है? परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना। परागण हेतु किसको आकर्षित करना? कीटों को आकर्षित करना, ठीक है। परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना, क्लियर। अब बात करते हैं कि दलपुंज जो है वो हर एक पौधे में अलग अलग रंग की होती है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है। फिर बात करते हैं कि पौधा जो है एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर, अच्छा एक शब्द आता है द्विलिंगी और एक आता है एकलिंगी। द्विलिंगी और एक आता है एकलिंगी। द्विलिंगी मतलब जिसमें नर व मादा जनन भाग एक ही पुष्प में उपस्थित हो, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है, ठीक है। और एकलिंगी मतलब नर पुष्प अलग हो, मादा पुष्प अलग हो, ठीक है ना। तो द्विलिंगी पुष्प के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक संरचना आती है, जैसे आप लोग एंड्रोसियम या पुंकेसर बोलते हो। ये पौधे का क्या है? नर जनन भाग है। क्या है? पुष्प का नर जनन भाग। अच्छा इसके अंदर क्या क्या होता है? ये जो लंबी पतली नलिका नुमा संरचना होती है इसे आप लोग बोलते हो पुतंतु। क्या बोलते हो? पुतंतु। काम क्या होता है इस पुतंतु का? ये केवल और केवल पुंकेसर को सीधा खड़ा रखने का काम करता है, ठीक है। पुतंतु का ऊपरी भाग जो डंबल शेप पालीनुमा होता है, द्विपालित होता है। एक पाली ये रही बेटा, दूसरी पाली ये रही, ठीक है ना। इसे आप लोग बोलते हैं परागकोश। पराग मतलब परागकण, जो परागकणों को रखता है। कोश मतलब रखने की जगह, ठीक है ना। और इसके जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे आप लोग योजी बोलते हो, जो दो पराग कोशों को जोड़कर रखने का काम करता है, ठीक है। इस पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? आप लोगों के परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ये परागकण क्या है? ये पौधे का नर युग्मक है। पुष्प के क्या है? ये नर युग्मक कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें हम लोग इसके मादा जननांग की, तो मादा जननांग के अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं। ऊपर का भाग जो चपटा होता है उसे आप लोग बोलते हो वर्तिकाग्र। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। प्लेटफॉर्म मतलब एक सतह देता है। अब परागकण यहाँ से निकला और यहाँ पर आकर लग जाता है, ठीक है ना। परागकण को चिपकने के लिए सतह प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फिर आता है वर्तिका। वर्तिका जो है वो इस वर्तिकाग्र से लेकर और इस अंडाशय के बीच का ये लंबा नलिकानुमा भाग, ये क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। और सबसे नीचे वाला जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या है? अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर अंड कोशिका। अंड कोशिका जो है वो पौधे की क्या होती है? मादा युग्मक कहलाती है। पौधे की क्या है? मादा युग्मक कहलाती है। अच्छा इस अंड कोशिका के दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं क्या होती है? जब पराग नली बनकर आती है तो इस पराग नली को अंदर आने के लिए रास्ता देती है सहायक कोशिकाएं। और इस सहायक कोशिका के दूसरी ओर प्रतिमुखी मतलब विपरीत दिशा में प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? केवल और केवल नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। धन्यवाद।